अगर सिर्फ मेरा खून बहता, लेकिन इस लड़ाई में मेरी बच्ची के आंसू भी बह रहे हैं। तुम तो उसे दूर ले जाने के लिए मान नहीं रहे, इसलिए अब मैं खुद ही उससे और तुम सबसे खुद को दूर कर रही हूँ। अमीरा, अमीरा प्लीज वापस आ जाओ। अमीरा, मुझे डर लग रहा है। पापा के यार में हम गलत काम कर रहे हैं। पापा सब देख रहे हैं। फुल स्क्रीन में देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करो। गुड, जिससे आप जूम करके फुल स्क्रीन देख पाओगे और बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो जाएगा। साहब कोई प्रॉब्लम? हमें विसर्जन के लिए लेट हो रहा है। मेरी बच्ची कहाँ है? माया! पता नहीं अरमान तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची या नहीं, पता नहीं मेरी भूखी मनी या नहीं। पुलिस आ चुकी है बच्चों, अब डरने की कोई बात नहीं है। बाहर आ जाओ। बॉस आया ना तो अच्छा नहीं होगा। रुक जाओ। ओके 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 रिलैक्स। क्या चाहिए तुम लोगों को? पैसा चाहिए मैं दूंगा, पर मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। मिस्टर पोद्दार, हमें इनसे बात करने दीजिए। सर मैं चुपचाप थोड़ी खड़े रह सकता हूँ। मेरी बच्ची की जान खतरे में है। क्या बकवास कर रहे हैं तुम लोग? अगर इस बच्ची को जिंदा देखना चाहते हो ना तो मुझे इस बच्ची को छीने दो। ये तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। शुक्र नहीं, आज पप्पा का दिन है। पप्पा अपने मूषक पर बैठ कर आए हैं। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। चल। आप ठीक हो ना मेरी जान? उन लोगों ने कुछ किया तो नहीं ना? I'm so sorry मैं बेबी। I'm so sorry मैं आपको सेफ नहीं रख पाया। I'm sorry मैंने आपको पहुंचने में इतनी देर लगा दी। तब आप बिल्कुल सेफ हो गए। फुल स्क्रीन में देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करो। गुड, जिससे आप जूम करके फुल स्क्रीन देख पाओगे और बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो जाएगा। सुना था इंसान इंसान को यूज करता है, पर तुम जैसे घटिया लोग भगवान को भी यूज करते हो। और तुम सिर्फ बुरे ही नहीं हो, बेवकूफ भी हो। भगवान का नाम लेके इतना बड़ा पाप करने चले थे। इन्हें विघ्न विनाशक ऐसे ही नहीं कहते। ये जहां भी अपने मासूम बच्चों की जिंदगी में विघ्न को सर उठाता देखते हैं, उसका विनाश कर देते हैं। इंस्पेक्टर ले जाइए इसे और ऐसी सजा दीजिए कि आज के बाद ये किसी बच्ची की तरफ देखने की हिम्मत भी ना करे। अब पूरे लोग गए मालूम। अब तो आपको डर नहीं लग रहा ना? अब
आपको डांस नहीं सीखना था तो आप मुझसे कह देती। आप घर से भागे क्यों? क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला, टोटल झूठ। झूठ नंबर 1, मम्मा ने डांस टीचर को भेजा था। झूठ नंबर 2, आपको मम्मा की टेंशन हो रही है। मायरू, आपने मुझसे कहा था कि आप मम्मा से मिलने जा रहे हो, पर आप तो गीतों के साथ आराम से पूजा में बैठे थे। मुझे पता चल गया है आप मम्मा को वापस नहीं लाओगे, इसलिए मैं अलोन ही उनके पास जा रही थी। मायरू, मैं गीतांजलि के साथ पूजा में इसलिए बैठा। मायरा, अरमान, मायरा इतने दिन से अबीरा को मिस कर रही है और आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो बहुत डिस्टर्ब होगी। अभी वो तेरी बात नहीं समझ पाएगी बेटा। मनोज ठीक कह रहा है अरमान, अभी घर चलते हैं, एक बार वो शांत हो जाए फिर उसे आराम से समझाना। आप लोगों की वजह से चाइल्ड ट्रैफिकर्स का पूरा गैंग पकड़ा गया। थैंक यू मिस्टर पोद्दार। सर मैं इन बच्चियों के पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। हमने सबको उनके घर पहुंचा दिया है, बच्चियां सेफ है। मैं जानता हूँ सर, पर मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। ठीक है सर। ये अरमान मायरा को अब तक लाया क्यों नहीं? बस आने वाला होगा हमारे साथ। मायरू क्या आते हैं हम उसकी नजर उतारते। बच्चा बुरी नजर से सिर्फ अपनी माँ के आंचल में महफूज होता है, क्योंकि माँ के साये से हर बुरा साया डरता है। पता नहीं हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि जब तक मायरा की मम्मा घर वापस नहीं आएगी कोई ना कोई अनहोनी होती रहेगी। जूनियर ड्यूटी आ गई। मायरा, मायरू, आपकी बिग दादी इतनी आसानी से डरती नहीं है, लेकिन हम तो बहुत डर गए थे। आप ठीक हो ना? अरे बेटा, आगे से हम में से किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी ना, तो सबसे पहले आप आकर मुझे बताना, और ऐसे अकेले घर से बाहर मत जाना, ठीक है? मायरा, मैं और आपके फुफादा तो वहीं थे। हमने बहुत कोशिश की आपको बचाने की, पर हम कुछ नहीं कर पाए। सॉरी बेटा, हमसे नाराज मत होना। ओके ओके। मिस ओके ओके, आप थोड़ी देर के लिए चले गए, टेंशन में ना मेरे 2-4 बाल सफेद हो। शू, नहीं लोग वो नहीं दिखाते। मैं जानती हूँ इस वक्त आप अपनी मम्मा को बहुत मिस कर रहे हो, एंड ये भी कि वो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर वो आपके पापा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। इनके लिए अबीरा को जेल से छुड़ाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, कोई भी नहीं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मायरू, और फिर भी आप घर से भाग गए। गलत बात है ना ये? पापा वेट कर रहे हैं मेरू। सॉरी मैं नहीं, मम्मा को फास्ट फास्ट लिया। ओके। अरमान, तूने इसे ढूंढा कैसे? अबीरा की मदद से। उसने मुझ तक जेल से उस गाड़ी का नंबर पहुंचा दिया था जिसमें मायरा थी। मतलब मुझे मम्मा ने सेव किया पापा? हाँ बेटा, और आगे भी करेंगी। वो आपके साथ हो या ना हो,
वो आपको हमेशा सेफ रखेंगी? मैं मायरा को नहला देती हूँ। अरमान, तू भी तो थक गया होगा, जाके थोड़ा आराम कर ले। नहीं चाचा सर, मुझे एक जरूरी काम करना है। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी जानते हैं कि हमारे शहर में चाइल्ड ट्रैफिकर्स का एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया है, जो कि ना सिर्फ मेरे लिए, मेरे जैसे कई पेरेंट्स और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी जीत भी है और एक सबक भी कि अब हमारी सोसाइटी में छोटे बच्चे भी सेफ नहीं है। ये दरिंदे अनफॉर्चुनेटली छोटे बच्चे और बड़ों में फर्क करना नहीं जानते, इसलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी इंसानों और इंसानों के भेष में घूम रहे ऐसे राक्षसों में फर्क करना सीखें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये लोग हर जगह घूम रहे हैं। इसलिए सिर्फ घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करिए। विक्टिम की चुप्पी ऐसे क्रिमिनल्स का सबसे बड़ा हथियार होती है। अगर आपका बच्चा कह रहा है कि वो आपके किसी दोस्त, किसी कलीग या आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो आप कितने भी बिजी हो उसकी बात सुनिए और ऐसे इंसान के साथ अपने बच्चे को बिल्कुल अकेला मत छोड़िए। घर में ऐसा सेफ माहौल बनाइए कि बच्चे खुल के आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर पाए। लेट्स ऑल बी ग्रेटफुल कि आज हमारे बच्चे सेफली घर आ गए हैं, पर यह लड़ाई बहुत लंबी है, जो हमें अपने बच्चों के लिए लड़नी भी है और जीतनी भी। थैंक यू। सुनिए, भले ही मुझे बाहर मत निकालिए, लेकिन बस मुझे ये बता दीजिए मेरी बच्ची ठीक है ना, वो सेफ है ना? प्लीज मुझे बताइए। मेरी बेटी मिल गई। तुम्हारा वकील आया है, जो पूछना है उसी से पूछना। अरमान, मायरा मिली? तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन भेजी थी वो मिली? वो ठीक है ना? अगर उसे एक खरोच भी आ गया तो मैं... भैया, तुम्हारे रहते उसे कुछ हो सकता है। तुम्हारा एफर्ट वेस्ट नहीं है भैया। हाँ, मायरा मिल गई। जेल में रह के भी तुमने उसे ढूंढ लिया। पुलिस को पता चल गया कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट इसी जेल में बंद जलेबी बाई चला रही थी। उनके पूरे गैंग को अरेस्ट कर लिया है, जलेबी बाई की सजा भी बढ़ा दी है। अनगिनत इनोसेंट बच्चों की जिंदगी अब बच गई अमीरा। हमारी मायरा घर आ गई और ये सब हुआ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मम्मा, थैंक यू बीएसपी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक्स टू यू अरमान, थैंक यू। तुम सबने मिलकर मायरा को बचा लिया। तुम्हें पता है, मायरा मेरा तोता है, उसमें मेरी जान बसती है। अगर उसे कुछ हो गया होता था तो मैं मत कहना, तुम हो तो हम सब हैं, तुम हो तो मैं हूं। ये सब हुआ कैसे? वो अकेली घर से निकल गई थी। क्यों? गीतांजलि से शादी के बाद उसे लगा कि अब मैं तुम्हारी परवाह भी नहीं करता, तुम्हें जेल से भी नहीं निकलवाऊंगा, इसलिए वो तुमसे मिलने के लिए घर से बाहर निकल गई थी। यानी मायरा मेरी वजह से किडनैप हुई थी? नहीं अभीरा, बिल्कुल नहीं। वो मायरा को गलतफहमी हो गई थी, पर हम सब घर वाले उससे बात कर रहे हैं। हम शोरूम कुछ दिनों में समझ जाएंगे कि अरमान, मायरा 7 साल की है। सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन समझने की उम्र में उसे ये लाइफ की कॉम्प्लिकेशन समझनी क्यों पड़ रही है? हम उसके पेरेंट्स हैं, हम अब तक इस सिचुएशन को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि हमारी जरा सी बच्ची जो रायता फैला हुआ है वो इसे समझेगी? बचपन तो एनीवे ना समझ होता है ना। हम अपनी बच्ची से उसका बचपन छीन रहे हैं। मैं अपनी बच्ची से उसका बचपन छीन रही हूँ। नहीं अभीरा, तुम नहीं, ये सारी सिचुएशन तो मेरी वजह से ही है ना। मैं यहाँ जेल में हूँ और मेरी वजह से हमारी बच्ची उम्र से पहले बड़ी हो जाएगी। तुम कुछ ही दिनों में जेल से बाहर होगी, मायरा के पास फिर वो Please just stop it, अरमान। मेरे खिलाफ एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि कानून मुझे यहाँ से रिहा होने ही नहीं देगा। तुम कितने भी एफर्ट्स कर लो,
बहुत देर हो गई है अरमान, मैं हार चुकी हूँ। अबीरा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। ओके, कब कब अरमान? एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद? बताओ ना कब छुड़वाओगे तुम मुझे? मुझे नहीं पता कब, लेकिन अरमान तुम मेरे लिए इस तूफान से घिरी नाव में चढ़ तो गए हो, लेकिन ये तूफान कब थमेगा, तुम मुझ तक कब पहुंचोगे, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हमारे इस हॉरिबल एडवेंचर में किनारे पर खड़ी हमारी बच्ची, उसका बचपन निकल रहा है। उसकी मम्मा जेल में है, पापा दिन रात एफर्ट्स कर रहे हैं मम्मा को बाहर निकालने के लिए। ये हमारी बच्ची का बचपन होगा। मेरा आजाद होना तो डिफिकल्ट है, लेकिन कम से कम हमारी बच्ची को इस सैड जिंदगी से तो आजादी दिलवा दो। प्लीज उसे उदयपुर से कहीं दूर ले जाओ। अबीरा तुमने फिर से वही बात शुरू कर दी। मैं मायरा को कहीं नहीं लेकर जा रहा हूँ। अरमान मुझे छुड़ाने में अगर सिर्फ तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते ना तो बात और होती, लेकिन यहाँ हमारी बच्ची का बचपन वेस्ट हो रहा है। मेरी वजह से वो स्कूल में बुली हो रही है, वो इतना रो रही है, वो घर से भाग रही है। अगर इस वक्त उदयपुर में सबसे ज्यादा बर्बाद जिंदगी किसी की है तो वो हमारी बच्ची की है। प्लीज चेंज दैट, प्लीज अरमान। अबीरा सब पेरेंट्स अपने बच्चों को परफेक्ट लाइफ देना चाहते हैं, पर ऐसा होता तो नहीं है ना। अक्षरा मैं, मेरी फैमिली दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, और तुम अपने पूरे चाइल्डहुड एक बड़ी फैमिली को तरसी हो। फिर बड़ी फैमिली में होने के बाद भी लोगों के एहसानों के तले दबा हुआ एक आउटसाइडर की तरह फील करता हुआ बड़ा हुआ। पेरेंट्स बच्चों को लाख प्रोटेक्ट कर ले, पर जिंदगी की प्रॉब्लम, जिंदगी के सबक मुझ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। मैं माया को लेकर कहीं नहीं जा रहा हूं। अबीरा तुम कहां जा रही हो? मुझे तुमसे केस के बारे में बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और ना मुझे अब तुमसे मिलना है। What? मैंने कहा है ना, मेरी जिंदगी तूफान में घिरी हुई है, और तूफान में उम्मीद का दिया नहीं जलाया जा सकता अरमान। अब ये जेल ही मेरी दुनिया है। मैंने किस्मत का ये डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया है, तुम भी कर लो। अबीरा मैं गिव अप नहीं करूंगा। मैं तुमसे मिलने कल भी आऊंगा, परसों भी, और उसके बाद भी। पर अब मैं नहीं आऊंगी। अबीरा तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है, तुम्हें लड़ना होगा। जरूर लड़ती है, अगर सिर्फ मेरा खून बहता, लेकिन इस लड़ाई में मेरी बच्ची के आंसू भी बह रहे हैं। उसका महाप्रेशियस मासूमियत वाला टाइम बह रहा है। तुम तो उसे दूर ले जाने के लिए मान नहीं रहे, इसलिए अब मैं खुद ही उससे और तुम सबसे खुद को दूर कर रही हूँ। बाय अरमान। अबीरा मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो प्लीज। मैं तुम्हारी बेगुनाही के सारे सबूत ढूंढ लूंगा। तुम इनजस्टिस के आगे नहीं झुक सकती हो। अबीरा प्लीज वापस आ जाओ। अबीरा प्लीज वापस आओ। अबीरा नए सबूतों के सामने आने पे ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मिस अबीरा शर्मा बेकसूर है। ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब कियारा और अभिर की जिंदगी का ग्राफ एक साथ चढ़ता दिख रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कोई स्टॉक बिना किसी रेजिस्टेंस के अपने ऑल टाइम हाई को छू रहा हो। उनकी पार्टनरशिप में कोई करेक्शन नहीं था, कोई वोलैटिलिटी नहीं थी, बस एक सुंदर अपर ट्रेंड था जिसमें हर मूवमेंट एक नई ऊंचाई बना रही थी। लेकिन जैसे ही मार्केट में अचानक सेलिंग प्रेशर आता है और सभी इंडिकेटर्स लाल हो जाते हैं, वैसे ही इन दोनों के रिश्ते में भी अचानक से एक बड़ा क्रैश आ। अभिर जो हमेशा से कियारा के लिए सपोर्ट लेवल की तरह था, अब खुद ही ब्रेक डाउन हो चुका था। उसकी आंखों में वही डर था जो एक ट्रेडर के चेहरे पर दिखता है जब उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वो अपने पोर्टफोलियो को डूबता हुआ देखने के लिए मजबूर होता है। मुझे माफ कर दो कियारा, अभिर ने कहा। उसकी आवाज में वही कंपन था जो एक निवेशक की आवाज में होता है जब वो अपने क्लाइंट को बताता है कि उसका पूरा पैसा डूब चुका है। कियारा ने अपने भाई को देखा, उसकी आंखों में सवाल थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई नया निवेशक ग्रो ऐप पर चार्ज को देखकर कंफ्यूज होता है। तुमने क्या गलत किया भैया? हम तो हमेशा एक टीम की तरह काम करते थे, जैसे दो ट्रेडर जो एक ही ट्रेडिंग अकाउंट को मैनेज करते हैं। कियारा ने पूछा। अभिर ने अपना सिर नीचे झुकाया जैसे कोई शेर जो अपनी प्री पाहे वीकलो को छू लेता है। मैंने खुद पर भरोसा किया, लेकिन मार्केट ने मुझे सबक सिखा दिया। मैं
अपनी बहन की कंपनी को बचा नहीं पाया। मैं वो ब्रोकर हूं जिसने अपने क्लाइंट का पैसा डुबो दिया। अभिर ने कहा, उसकी आवाज में वही पछतावा था जो एक इन्वेस्टर को होता है जब वो आईपीओ में लिस्टिंग गेन के चक्कर में पैसा लगाता है और फिर शेयर नीचे आने लगता है। कियारा ने अपने भाई को गले लगा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई ट्रेडर अपनी स्क्रीन को देखकर रो पड़ता है जब उसका पूरा पोर्टफोलियो लाल हो जाता है। उनके आंसू एक साथ बह रहे थे, जैसे कैंडल स्टिक चार्ट पर दो लाल मोमबत्तियां एक के बाद एक आ रही हों। उनका दर्द एक साथ था, वही दर्द जो एक निवेशक को होता है जब वह अपनी जमा पूंजी को गलत ट्रेड में डूबता देखता है। भैया, मार्केट कभी भी एक दिशा में नहीं जाता। कियारा ने कहा, उसकी आवाज में एक नया कॉन्फिडेंस था, जैसे कोई नया बुर रन शुरू होने वाला हो। हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर से शुरू करेंगे। जैसे कोई ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करता है, हम भी अपनी प्लानिंग बदलेंगे। अभिर ने उसे देखा, उसकी आंखों में अब भी डाउट था, जैसे कोई इन्वेस्टर जो अभी भी अपनी लॉस बुकिंग के झटके से बाहर नहीं आया है। लेकिन कियारा अब मजबूत थी। वो जानती थी कि रिश्ते भी स्टॉक मार्केट की तरह होते हैं, कभी अप ट्रेंड, कभी डाउन ट्रेंड। लेकिन अगर सही सपोर्ट मिले तो वे फिर से ऊपर उठते हैं। उसने अपने फोन पर ग्रो ऐप खोला और अभिर को दिखाया, देखो भैया, कंपनी का चार्ट, यहाँ सपोर्ट है। हम बस थोड़ा और होल्ड करेंगे और फिर रिकवरी शुरू होगी। अभिर ने देखा, उसकी आंखों में कुछ उम्मीद जगी। लेकिन क्या हमसे रिवाइव कर पाएंगे? वो बोला। कियारा मुस्कुराई, जैसे कोई ट्रेडर जो डिप में बाइंग का मौका देख रहा हो। हाँ भैया, हम हमेशा एक टीम रहे हैं, हम हार नहीं मानेंगे। और फिर धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से अप ट्रेंड में आने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्टॉक जो डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन में चला जाता है और फिर नए हाई बनाता है। उनकी जिंदगी के चार्ट में एक नया बुलिश कैंडल बन चुका था और अब वे फिर से साथ थे, एक दूसरे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। तिहाड़ की सर्द और बदरंग दीवारें अभिरा के चारों ओर सिमट रही थी, मानो किसी भीषण बेयर मार्केट ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो और वो अपनी सारी पूंजी गंवाकर दिवालिया हो चुकी हो। उसके ग्रह ऐप के पोर्टफोलियो में अब सिर्फ शून्य दिख रहा था, जो उसके सुनहरे सपनों के ढजाने का प्रतीक था। एक ऐसा डंप जिसने उसे जीवन के सबसे निचले स्तर पर ला पटका था और अब उसे सिर्फ कारावास की कंक्रीट की सड़ी हुई गंध आ रही थी। यह गंध वैसी ही थी जैसे किसी स्टॉक में भारी गिरावट के बाद उसके बच्चे खुचे अवशेषों से आती है, जब कोई निवेशक अपना सब कुछ खोकर टूटे हुए दिल से सिर्फ धूल और पश्चाताप को सूंघता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे आफ्टर मार्केट हॉर्स में किसी डी लिस्टेड कंपनी के शेयर प्राइस 4 की लास्ट क्लोजिंग वैल्यू 0 हो जाती है। उसकी रूह का हर एक हिस्सा, हर एक भावना अब एक ऐसे स्टॉप लॉस की तरह थी जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्तर पर ट्रिगर हो चुका था और अब उसकी आत्मा को इस नुकसान को स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। आज अभिरा का जेल में पहला दिन था। ये उसके निवेश के दर्दनाक अंत का प्रतीक था, उस आशावादी आईपीओ में निवेश का जिसके लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी और जिसके बदले उसे सिर्फ बर्बादी और अंधकार मिला था। किसी धोखेबाज कंपनी के आईपीओ की तरह जिसने बड़े बड़े रिटर्न के सपने दिखाए लेकिन अंत में निवेशकों को सिर्फ घाटा ही दिया।
उसका दिल अब एक खाली ट्रेडिंग अकाउंट की तरह था, जिसमें कभी भविष्य के सुनहरे कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस की हलचल होती थी, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा और निराशा थी। जैसे किसी बड़े मार्केट क्रैश के बाद बाजार बिल्कुल शांत हो गया हो। अंधेरी कोठरी में एक छोटी सी रोशनी का टुकड़ा किसी आखिरी उम्मीद बुलिश कैंडल की तरह टिमटिमा रहा था, और उस रोशनी में उसके हाथ में मायरा का पत्र था। ये पत्र उसकी आखिरी उम्मीद थी, उसके डूबते हुए पोर्टफोलियो में एक आखिरी मल्टी बैगर स्टॉक की तरह, जिससे उसे लगता था कि शायद उसका निवेश अभी भी बचा है, शायद कोई इनसाइडर टिप है, कोई ऐसी खबर जो इस गिरते हुए बाजार को अचानक से ऊपर उठा सकती है। जैसे किसी स्टॉक में ऑपरेटर की अचानक एंट्री से वो रॉकेट बन जाता है। मायरा ने उसे वादा किया था कि वह उसे बचा लेगी, कि वह उसे उस जाल से निकाल लेगी जिसमें अरमान और पोद्दार परिवार के लालच ने उसे फंसा दिया था। ठीक वैसे ही जैसे कुछ स्टॉक ब्रोकर अपने ग्राहकों को गलत सलाह देकर फंसाते हैं और खुद मुनाफा कमाते हैं। उस पत्र में मायरा ने कुछ ऐसे दस्तावेज भेजने की बात कही थी जो उसके निर्दोष होने का सबूत थे, जो उसके निवेशकों के विश्वास को फिर से कायम कर सकते थे। जैसे किसी कंपनी के अच्छे फंडामेंटल उसकी गिरती हुई साख को फिर से ऊपर उठा सकते हैं। अभिरा उस पत्र को अपनी जान से भी ज्यादा संभाले हुए थी, मानो वे कोई क्रिप्टो वॉलेट की प्राइवेट की हो या किसी डीमैट अकाउंट का एक्सेस कोड, जिसके जरिए वो अपनी सारी खोई हुई संपत्ति वापस पा सकती है। उस पत्र में उसके भविष्य की सारी उम्मीदें फीकी थी, ठीक वैसी ही जैसे किसी छोटे निवेशक की अंतिम उम्मीद किसी पेनी स्टॉक में होती है, जिसे वो सोचता है कि कल वो रॉकेट बन जाएगा। लेकिन तभी दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ खुला और सामने केसरी खड़ी थी। उसकी आंखें किसी क्रूर मार्केट रेगुलेटर की तरह थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे किसी बेईमान कंपनी की जांच करने वाला अधिकारी दिखता है, जिसकी नजरें सिर्फ अनियमितताओं और गलतियों को ढूंढ रही हो। केसरी का चेहरा उस बेरिश ट्रेड की तरह था जो बाजार में हावी हो चुका था। कोई ऐसा करेक्शन जिसके बाद सब कुछ गिरता ही चला जाता है। उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसी ठंडक थी जो किसी मार्जिन कॉल की चेतावनी की तरह कलेजा चीर देती थी। वो जेल की वार्ड थी और उसकी मौजूदगी जागली खाली गिरावट सम के पी, जैसे कोई स्कॉच चौमिक और सर की मार गई चाहे तीसरे रूगे स्वर में पूछा उसके आवाज में किसी अख्तियारी जबर में की सच्ची थी जो इस रात बरा में जेल लाल कर रहा भ्रष्टाचार में बेंचल मच जागी है। अजरावे अपने हाथों से पत्र मुत्तस्फर पकड़ लिया, मारो हयात में देते और पोर्टफोलियो को बचाए हो, अपने सबसे मुसद्दीदार शेर को पीछे से मरा कर रहे हो। इसकी नजरों में पीछे की प्रेसम जैसा कि सर्कल मिले शक्ति होती है सस्ता मुंह सर की कंफकिया हम रोकी तीना पा रहा क्या पकड़ा अब बालकी ने सिर्फ उसके सारा है उसकी अलावा स्ट्रेट गिरा के लाटे की सिंकिंग में वॉल्यूम अर्गसिल ऑर्गन दिखनाती जिसे कोई सुनने वाला मई का में जाके सब गिराती हाथ ने छिया लोग ऐसी देना जपते भी जैसे किसी ठुवने की शान हो घर से उसके साथ निशान सीखे लगा हो और उसरा मुंबई से पार कर रहा उसका दिखा पे गया हो ये कर शादा का पिया भैया का अपना सारा पड़ती ना जैसे किसी स्काप ने उस तक पूरे निवास को खपन कर पिया हो और अब कुछ भी वापस नहीं मिल सकता था। उसकी सारी कुंजी बस एक अभीरा की आंखें जो अक्सर एक बुल रन की उम्मीद से चमकती थीं, अब एक बेयर ग्रिप में फंसे बाजार की तरह धुंधली थीं। वो अरमान पर टिकी थी, उसके सपनों के कथित ब्रोकर पर,
जिसने आज उसकी सारी भावनात्मक पूंजी को एक ऐसे स्टॉक में डुबा दिया था जिसकी कीमत सिर्फ धोखे और अविश्वास में मापी जा सकती थी। और उसके अंदर एक ज्वालामुखी फूट रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्टॉक अपनी ऊपरी सर्किट लिमिट को तोड़कर नीचे गिरता चला जाए और इन्वेस्टर को संभलने का मौका भी ना मिले। उसने अपना ग्रो ऐप खोला और अपनी स्क्रीन अरमान की ओर बढ़ाई, जहां उसके पोर्टफोलियो में एक बड़े लाल रंग का लॉस चमक रहा था, जैसे किसी कैंडलस्टिक चार्ट पर एक लंबी डरावनी लाल कैंडल बन गई हो जो ये चीख रही थी कि उसकी सारी उम्मीदें एक पल में क्रैश हो गई और उसके अंदर का विश्वास का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा था। ये क्या है अरमान? उसकी आवाज में वो कंपन था जो किसी इन्वेस्टर को तब महसूस होता है जब उसका सारा लगाया हुआ पैसा एक झटके में डूब जाए, वो देखता रहे और कुछ भी न कर पाए क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी होती है। तुमने मुझसे कहा था ये एक मल्टी बागर स्टॉक है, एक ब्लू चिप निवेश है जो मेरे भविष्य को सुरक्षित करेगा, मेरे सपनों को एक नई ऊंचाई देगा, जैसे किसी आईफोन में बड़ी लिस्टिंग गेन मिलती है। तुमने मेरे हर छोटे बड़े सपने को एक स्टॉक के टिकर सिंबल से जोड़ दिया था। मेरा तुमसे यह अटूट भरोसा एक ऐसा हाई वोलेटिलिटी स्टॉक था जिसकी कीमत तुम अपनी हर बात और हर एक्शन से ऊपर उठाते गए। तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि यह बढ़ेगा, लेकिन तुमने तो उसे जमीन पर ला पटका। जो हमेशा अपने मुवक्किलों के सामने आत्मविश्वास से भरा रहता था, इस बार अभिरा की आंखों में दिख रही निराशा के सामने एक वॉल्यूम डाउनफॉल की तरह गिरता हुआ महसूस कर रहा था। उसका चेहरा भी आज किसी रेड कैंडल की तरह बुझा हुआ था। अभिरा, तुम गलत समझ रही, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज भी किसी लो वॉल्यूम ट्रेड की तरह कमजोर लग रही थी, जैसे वो अपने खुद के स्टॉप लॉस को बचाने की कोशिश कर रहा हो। ये सिर्फ बाजार की अस्थिरता है, एक अस्थायी करेक्शन है। हमने इसे खरीदते वक्त सारी टेक्निकल एनालिसिस की थी, फंडामेंटल्स भी मजबूत थे। ये वो स्टॉक नहीं है जो रातों रात दिवालिया हो गया हो। सिर्फ बाजार की चाल ने हमें थोड़ा परेशान किया है। अभिरा ने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहे झटके देखा और उसे लगा जैसे उसका दिल बैठ गया हो। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उसके विश्वास का, उसके भरोसे का और उसके भविष्य के सपनों का कटा था, जैसे किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आने पर उसके शेयर की कीमत गिर जाए और निवेशक का सारा पैसा डूब जाए। अस्थिरता अरमान, यह अस्थिरता नहीं है, ये तबाही है। तुमने मुझे ये खरीदने के लिए मना लिया जबकि मैं खुद थोड़े संशय में था। तुमने मुझे अपने मीठे बोलों से
अपनी मीठी बातों से और भविष्य के सुनहरे सपनों से एक ऐसे धोखे की दुनिया में फंसा दिया जहां से अब निकलना मुश्किल है। तुमने मेरे भविष्य के हर छोटे बड़े सपने को अपनी बातों से एक ऐसे स्टॉक में निवेश करवा दिया जिसका कोई भविष्य ही नहीं था। तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि ये स्टॉक मेरे जीवन का सबसे सुरक्षित निवेश होगा। मुझसे कहा कि ये तुम्हारे साथ मेरी साझेदारी का प्रतीक होगा, एक ऐसा बॉन्ड जो कभी टूटेगा नहीं, जैसे किसी ब्लू चिप कंपनी का शेयर। मैंने अब स्टॉक्स पर तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट और तुम्हारी सारी सलाह पर आंखें मूंद कर भरोसा किया था। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी सारी भावनाएं, सब कुछ दाम पर लगाया था। अब मेरा पोर्टफोलियो मेरे टूटे हुए विश्वास की तरह अभिरा कावेरी दादी सा के पास जाकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जैसे कोई कंपनी क्रेडिट रेटिंग में डाउनग्रेड होने के बाद तेजी से गिरती है और कंपनी में निवेश करने वालों के हाथ कुछ नहीं लगता। दादी सा जिन पुद्दार हवेली में उस दिन का सन्नाटा किसी अचानक आए मार्केट क्रैश की गहरी अनिश्चित ध्वनि जैसा था, जहां हर क्लिक हर हलचल अब एक संभावित बड़े नुकसान का संकेत दे रही थी। अभीरा की सजा की खबर पोद्दार परिवार के लिए एक भयानक रेड कैंडलस्टिक बनकर आई थी, जिसने पिछले सारे बुलिश ट्रेंड्स को एक पल में निगल लिया था। ये खबर एक ऐसी फ्लैश क्रैश थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जहां रिश्तों के डीमैट अकाउंट में जमा सारे इमोशनल शेयर्स एक साथ लोअर सर्किट पर अटक गए थे और कोई भी उन्हें बेचने या खरीदने वाला नहीं मिल रहा था। कावेरी, जो इस परिवार की सबसे अनुभवी इन्वेस्टर थी, जिन्होंने अभिराम नामक इस रिलेशनशिप स्टॉक में अपना सबसे बड़ा भावनात्मक निवेश किया था, उन्होंने इसे अपने पोर्टफोलियो का सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक रिटर्न देने वाला शेयर माना था। उनका विश्वास किसी मजबूत सपोर्ट लेवल की तरह था, जिसे टूटते हुए देखना उनके लिए अपने जीवन की सारी जमा पूंजी गंवाने जैसा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये स्टॉक, जो एक आईपीओ के रूप में इतनी धूमधाम से लिस्ट हुआ था, वो ऐसे अचानक अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच जाएगा। उनके चेहरे पर पड़ा गहरा सदमा किसी ऐसे बड़े ब्रोकर के चेहरे पर उभरता है जिसने अपने क्लाइंट्स को गलत सलाह देकर उनका सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, और अब उसे खुद की विश्वसनीयता पर संदेह हो रहा हो। उनकी आंखें, जो हमेशा परिवार के हर सदस्य के भविष्य के चार को पढ़ती थीं, अब धुंधली पड़ गई थीं, जैसे किसी स्क्रीन पर वॉल्यूम इंडिकेटर अचानक जीरो दिखा रहा हो। विद्या, जो कावेरी के नक्शे एकदम पर चलती हुई एक समझदार निवेशक थी, उनके लिए ये खबर एक ऐसी अब स्टॉक्स ट्रेडिंग टर्मिनल की तरह थी जो अचानक फ्रीज हो गया, जिसमें उनके सारे ओपन ट्रेड्स घाटे में चल रहे हों और उन्हें क्लोज करने का कोई विकल्प ना हो। उन्होंने अभिरा को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया था और ये प्यार उनके लिए एक लंबी अधिक का निवेश था, जिसमें उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें और सपने लगा दिए थे। उनका दिल ठीक वैसे ही बैठा जा रहा था जैसे किसी निवेशक पैसा किसी पेनी स्टॉक में फंस जाए और उसे पता चले कि कंपनी दिवालिया हो रही है। उनके रिश्ते का चार्ट, जिसमें खुशियों के ग्रीन कैंडलस्टिक्स और छोटे मोटे झगड़ों के डोजी कैंडल्स थे, अब एक लंबी काली रेड कैंडलस्टिक में बदल गया था जो उस पूरे चार्ट को नीचे खींच रही थी। मायूसी उनके चेहरे पर एक परमानेंट बेरिश पैटर्न बना रही थी। मनीषा, जो अपने स्वभाव से थोड़ी अधिक वोलेटाइल थी, लेकिन जिनका भावनात्मक निवेश कम गहरा नहीं था, उनके लिए ये क्रैश एक अचानक आए ब्लैक स्वान इवेंट जैसा था, जिसने बाजार की सारी गणनाओं को ध्वस्त कर दिया हो।
उन्होंने अभिरा की चंचलता में जीवन की रौनक देखी थी और अब उन्हें लग रहा था कि उनका खुद का ट्रेडिंग अकाउंट नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था, जैसे किसी ब्रोकर ने अचानक अपनी ट्रेडिंग सलाह पर मुंह सिल लिया हो, क्योंकि बाजार ने उसके सारे अनुमानों को गलत साबित कर दिया था। उनका सिर घूम रहा था जैसे किसी ने अचानक स्टॉप लॉस हिट कर दिया हो और उन्हें भारी नुकसान भुगतना पड़ रहा हो। उन्होंने हमेशा अभिरा और अरमान के रिश्ते को एक मल्टी बैगर स्टॉक की तरह देखा था, जिस पर उन्होंने भरोसा किया था कि वह कभी उन्हें निराश नहीं करेगा। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि ये एक पंप एंड डंप स्कीम का शिकार हो गए हैं। मायरा, जो इस परिवार में एक नए निवेशक की तरह थी, जिसने अभी अभी शेयर बाजार की चकाचौंध देखी थी और जिसे अभी तक बड़े नुकसान का अनुभव नहीं हुआ था, वह अभी भी अपने नुकसान को मानने से इनकार कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई नया ट्रेडर मार्केट क्रैश दिया मार का रही है सिर्फ एक अस्थायी कर जंग और बाजार जल गए कर पर जाए ना उसे विश्वास प्राप्त दे सिर्फ मामूली गतड़ अलबियाम शेप जंगी दांत से अपने कर ले बोले स्तर पर बाजाए। लेकिन मानती थी कि अरमान उसका बर्गर अति की स्टाल पर जा सकता है, उस पर ये अरमान सिर्फ एक डील कर रही बहुत ही उसका फाइनेंशियल एडवाइजर और पोर्टफोलियो मैनेजर पा, जिस नस्से इस रिश्ते के हाइकलू में ले एस कर ले के सदा दीज नादा मीरियर मार्केट ट्रेडिंग स्किल्स पर भरोसा कररेक्ट जैसी कोई ग्लाइड अब मैं त्यूगा के प्राणों सफर करेंगे सो याग तल रे पर मून गाते जद कहने उस लेंगे नजर ताके और मान के खास तो